हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा चंद्राकर। आज जो है हम स्टैटिक्स में जो है जेड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करेंगे कि जेड टेस्ट होता क्या है और इसका यूज़ हम जो है कहाँ पे और कब इसका यूज़ करते हैं। और इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है जो कि जो हमें जेड टेस्ट से सॉल्व करना हो तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जो है इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि जेड टेस्ट होता क्या है। जेड टेस्ट इज a statistical procedure used to test an alternative hypothesis against a null hypothesis। यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो जेड टेस्ट होता है एक स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर जो कि जो है इस टेस्ट का जो यूज़ है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगेंस्ट नल हाइपोथेसिस, यानी कि जो नल हाइपोथेसिस है उसके अगेंस्ट जो है यहाँ पे हम एक यहाँ पे एक हाइपोथेसिस लेते हैं एक एक करके और उसको हम यहाँ पे चेक कराते हैं। चेक कराने के बाद हमारा जो है अगर हाइपोथेसिस जो है यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है या फिर जो रिजेक्ट हो जाता है वो रिजल्ट हमें यहाँ पे वो कंक्लूजन हमें यहाँ पे मिलता है। जेड टेस्ट इज एनी statistical hypothesis used to determine whether two samples mean are different when variance are known and sample is large। जेड टेस्ट जो कि जो है स्टैटिकल्स हाइपोथेसिस का यूज़ करते हुए जो हम इसको डिटरमाइन करते हैं जब सैंपल जो है दो या उससे और भी ज़्यादा वेरिएंस के हों, जैसे कि सैंपल जो है लार्ज सैंपल फॉर्म पे हो यानी कि जो है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 30 हो, तब के लिए हम इसका यूज़ करते हैं जेड टेस्ट का। इट इज़ अ कंपैरिजन ऑफ द मीन ऑफ टू इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ सैंपल्स टेकन फ्रॉम वन पॉपुलेशन विथ नो वेरिएंस। यहाँ पे जो हमारा जो है जैसे कि हमको पता है कि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस जितने भी हमारे पास टेस्ट है हम सभी का जो यूज़ है पॉपुलेशन बेस्ड रहता है। पॉपुलेशन वेरिएंस को फाइंड आउट करने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। और इसमें जो है हमको पता है कि जो डाटाज जो है जो वेरिएंस होते हैं फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनका जो है लार्ज नंबर के लिए ही इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि जो अगर सैम्पल टेस्ट जो है हमारा जो स्मॉल हो तो हम उसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ये हमारा जो है लार्ज हो तब हम कैसे करेंगे। और हमारे जो रिसर्च वर्क पे ये जो बेस्ड होता है मोस्टली, जैसे कि एग्रीकल्चर में जो है उसका मेडिसिन्स जो क्रॉप्स है उसका सबका टेस्ट करने के लिए जो है ये जो है इसका यूज़ किया जाता है। वैसे ही हम जो है और भी अदर फील्ड है उसमें भी हम रिसर्च वर्क करते हैं और इसी बेस पे इन सभी टेस्ट का यूज़ करते हैं। द नल हाइपोथेसिस जेड जीरो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो क्वेश्चन बनाएंगे तो हमें कुछ कुछ टर्म्स मिलेंगे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे बात हो रही है नल हाइपोथेसिस की। तो नल हाइपोथेसिस जिसको हम जो जेड जीरो से डिनोट करते हैं, अ हाइपोथेसिस which the researcher tries to disprove, reject or nullify. The null often refers to the common view of some things। यहाँ पे बोले कि हाइपोथेसिस जो हमारी परिकल्पना है हम उसको लेकर के चलते हैं और हम हमारा ये एम रहता है कि हमने जो लिया है हमारा जो हाइपोथेसिस है वो जो है क्या हो एक कंक्लूजन तक पहुँचे, या तो वो रिजेक्ट होगा अदरवाइज वो जो है एक्सेप्टेबल होगा। तो हमारी कोशिश रहती है कि वो जो है disprove, reject or nullify हो। The null often refers to the common view of some things, while the alternative hypothesis is what the researchers really thinks is the causes of phenomenon। तो यहाँ पे जो है हम नल हाइपोथेसिस लेकर के चलते हैं जिसको हम जो है जेड जीरो से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है मेन जो है इसका फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड टेस्ट इज फर्स्ट। यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे मिल रहा है जेड इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ज़ीरो अपॉन न्यू अपॉन यहाँ पे है रूट ओवर एन। और यहाँ पे सभी का डिस्क्रिमिनेशन भी दे दिया गया है कि ये सब चीज़ें होती क्या हैं, इसका जो है कैलकुलेशन हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे जेड इज इक्वल टू जो फर्स्ट टर्म हमारा है ये एक्स बार दिख रहा है, और एक्स बार हमको पता है स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है मीन ऑफ सैम्पल्स। सेकेंड है म्यू ज़ीरो माइनस यहाँ पे जो म्यू ज़ीरो दिख रहा है वो म्यू ज़ीरो होता है मीन ऑफ पॉपुलेशन, जितने भी हमारे पास पॉपुलेशन दिए उन सभी का मीन होता है। थर्ड है हमारा सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। हमको पहले से पता है, हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़े ही है कि इस जो सिग्मा होता है यहाँ पे वो जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का डेविएशन होता है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन के लिए हम जो है निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन एंड एन इज़
लास्ट में यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं, जितने टर्म्स हैं हमारे पास, तो वो होता है। वाई वी यूज़ लार्ज सैंपल, तो हम जो है इसका जो लार्ज सैंपल का यूज़ के लिए हम जो जेट टेस्ट क्यों यूज़ करते हैं, ये हम देख लेते हैं। When we perform a statistical test, we are trying to judge the validity of the null hypothesis. जब हम जो है स्टैटिस्टिकल टेस्ट में जब इसको हम ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे जो है वैलिडिटी ऑफ द नल हाइपोथेसिस, जो हमने नल हाइपोथेसिस लिया हुआ है उसकी जो वैलिडिटी हमको पता चलती है। वी आर डूइंग सो विद इन incomplete view of the population. Our sample is our window into the population. The large the sample size, the bigger or our window. However, without a full view of the population, there is always the chance that our sample will be lead us to the wrong conclusion. तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि नल हाइपोथेसिस जो हम लेके चलेंगे और उसके बाद हम ये देखते हैं अगर वो ट्रू होता है तो हमारा जो यहाँ पे जो हमारा हाइपोथेसिस लेके चले हैं वो जो है सही हो जाएगा, एक्सेप्टेबल हो जाएगा। और अगर जो है रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस हमारा गलत है तो वो रिजेक्ट हो जाता है, तो ये जो है रॉन्ग कंक्लूजन निकलता है। और इन दोनों बेसिस पर ही जो हमने जो लिया हुआ रिजल्ट वो जो है आगे लेना है नहीं लेना है, इस बेस्ड पे हमारा जो है कंक्लूजन निकलता है। मीन्स हमने जो वर्क लिया हुआ है, हमने जो हाइपोथेसिस लिया, हमारी जो परिकल्पना है वो जो है यहाँ पे कंक्लूजन निकलता है कि हमें वो चीज़ लेनी चाहिए, उस चीज़ के लिए नहीं लेनी चाहिए। व्हेन डू वी यूज़ जेट टेस्ट, जब हम जो है इसका यूज़ करते हैं जेट टेस्ट का तब क्या होता है। व्हेन सैम्पल्स ड्रॉन एंड एट रैंडम, सैम्पल जो है सभी जो सैम्पल दिए गए हैं उसको आप एक बार देखिए, अच्छे से देखिए। when the samples are taken from population or independence, और ये कब होता है जब सैम्पल्स जो हैं जितने पॉपुलेशन दिए हुए हैं उनसे जो है क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। जैसे कि काई स्क्वायर टेस्ट में हमने देखा था इंडिपेंडेंस के लिए। when स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन, जब हमें जो है स्टैंडर्ड यानी कि जो सिग्मा हमको जो है पता होगा तभी हम जो है इसको डिफाइन कर पाएंगे। एंड when नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लार्ज, तो ये चारों जो कंडीशंस दी गई है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन कंडीशन के बेस पर ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि चीज़ें हैं हमारे पास, ये टर्म्स हमारे पास दी गई हैं कि नहीं दी गई हैं। सबसे पहले इसका रैंडम वेरिएबल्स हो हमारे पास, जो ये जो पॉपुलेशन दिए गए हों है ना, उनसे वो जो सैम्पल है वो इंडिपेंडेंट हो। तो और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारा सिग्मा हो वो हमें क्या हो, फाइंड आउट होना चाहिए, हमारे पास दिया रहना चाहिए। और व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लार्ज, जब हमारे पास जो है सैम्पल जो है नंबर ऑफ 30 जो है से बड़ा हो या बराबर हो तब हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। अदरवाइज हम अदर टेस्ट से, अगर हमारा जो सैम्पल उससे छोटा हो तो हम अदर टेस्ट से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि काई स्क्वायर टेस्ट हमने पढ़ा था वो 10 के लिए, 10 से यहाँ पे जब ज़्यादा हो तब के लिए। एग्जाम्पल में हम देखते हैं इसमें, अ प्रिंसिपल एट अ स्कूल क्लेम्स दैट द स्टूडेंट्स इन हिज स्कूल आर एबव एवरेज इंटेलिजेंस। यहाँ पे जो है एक प्रिंसिपल जो है एक स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो जो है स्टूडेंट्स के, एक स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो है जितने भी एवरेज है, इंटेलिजेंस एवरेज वो जो है यहाँ पे निकाल सकता है। क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि स्कूल में जो है स्टूडेंट्स जो है बहुत ज़्यादा संख्या में होती है, क्योंकि 30 से एबव के लिए है तो 30 से एबव तो होता ही है, मोस्टली नहीं, हर एक स्कूल में तो होता ही है, 30 से एबव स्टूडेंट ही होते हैं। तो इसके लिए ये है इंटेलिजेंस हमको अगर चेक करना हो, एवरेज इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स, तो हम इस टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। रैंडम सैम्पल ऑफ 30 स्टूडेंट्स IQ स्कोर्स हैव अ मीन और स्कोर ऑफ 112.5, इज देयर सफिशिएंट एविडेंस टू सपोर्ट द प्रिंसिपल्स क्लेम। The mean population IQ is 100 with a standard deviation is of 15। तो यहाँ पे वही चीज़ बोल रहा है, वो कैलकुलेट करके निकाल रहा है कि एक रैंडम सैंपल है 30 स्टूडेंट्स की, वो IQ स्कोर जो है उनका जो है मीन स्कोर जो है 112.2 हो, तो ये जो है सफिशिएंट है उस, है ना, कि उसमें जो है हमारे जो एवरेज इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो इतना ही है, तो वो सफिशिएंट होगा उस चीज़ के लिए। द मीन पॉपुलेशन IQ इज़ 100, अगर वो 100 है तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है यहाँ पे 15 आएगा।
स्टेप फर्स्ट की हम बात करेंगे। यहाँ पे जो प्रोसीजर बताया गया है, स्टेप 1 द नल हाइपोथेसिस द एक्सेप्टेड फैक्ट इज दैट द पॉपुलेशन मीन इज 100। तो ये जो है हम हमारा जो है पॉपुलेशन मीन जो है क्या हो, 100 हो। दैट मीन्स जो म्यू है वो 100 हो, ये हम लेके चलें। तो यहाँ पे जो है H0 एंड म्यू इज 100। स्टेप नंबर 2 स्टेट द अल्टरनेट हाइपोथेसिस, जो हमारा H1 होता है, अल्टरनेट जो हाइपोथेसिस लेते हैं हम। नेक्स्ट जो है द क्लेम इज दैट द स्टूडेंट्स हैव अबव एवरेज IQ स्कोर सो ग्रेटर देन 100। अगर हम जो है हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमने जो है ये क्या लिया है, उसका जो पॉपुलेशन मीन है वो 100 ले लिया है, और इसका जो हमने सेकंड स्टेप ले लेंगे अल्टरनेटिव। अल्टरनेट हाइपोथेसिस में हम क्या करेंगे, जो हमारा जो है एवरेज मीन है उससे हम जो है यहाँ पे क्या ले लें, ग्रेटर देन, और वो क्या है हमारा 100 है तो उससे ज़्यादा ले लेते हैं, तो है ना, वो होगा। स्टेप नंबर 3 में देखते हैं ड्रॉ पिक्चर टू हेल्प यू विजुलाइज द प्रॉब्लम्स। इसको हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्राफिकली। तो इसमें जो है यहाँ पे IQ जो है 85 हो और 90 से वो जो है यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे एवरेज मीन हमने जो यहाँ पे क्या लिया है, ये हमारा अभी हमने लिया है 100। और अभी जो हमारा यहाँ पे H1 जो कि हमारा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस था वो हमने लिया है यहाँ पे 100 से अबव लिया है, ये हमारा जो है H1 पे आ जाएगा और ये हमारा जो है H0 पे आ जाएगा। आगे हम बात करेंगे इसी का, जो है हम यहाँ पे कैलकुलेटर के थ्रू से यहाँ पे देखते हैं। स्टेप नंबर 4 में स्टेट द अल्फा लेवल इफ़ यू aren't given an alpha levels, use 0.05 and alpha level of 0.05 is equal to z स्कोर ऑफ 1.645। आप चाहे तो कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं पॉपुलेशन को देखते हुए। टू कैलकुलेट जेड स्कोर यूज़ T183 कैलकुलेटर। तो ये हम हर एक के पास अवेलेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, और ये जो है बहुत सारे एग्ज़ाम में अवेलेबल भी नहीं होता, इसलिए आपको जो है इसको जो है ऑब्जर्वेशन के थ्रू से जो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कैलकुलेट करके आप जो है, जैसे कि हमको पता है कि जेड इज इक्वस टू होता है, अभी हमने देखा वो होता है x बार माइनस सिग्मा अपॉन यहाँ पे था √n, सिग्मा अपॉन √n। यहाँ पे एक और चीज़ था वो हमारा है ये, है ना, μ0 अपॉन सिग्मा अपॉन √n। स्टेप नंबर 5 में फाइंड द जेड यूजिंग दिस फार्मूला। हम जो है जेड जो है यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, और ये हमारा जो है मेन फार्मूला हमारे पास जो है जेड इज इक्वल्स टू है x बार माइनस μ0 अपॉन सिग्मा अपॉन √n। तो इस फार्मूले से हम यूज़ करेंगे और इससे हम जो है जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे कि हमको पता है एक्स बार जैसे कि यहाँ पे दे दिया गया था, वो क्या था, हमारा जो मीन पॉपुलेशन है वो 112.5 था, और हमने जो है यहाँ पे लिया था हाइपोथेसिस में मीन, जो नल हाइपोथेसिस था वो हमारा 100 था, तो यहाँ पे हो जाएगा μ0 अपॉन सिग्मा जो हमारे पास वो फाइंड आउट हुआ था 15 अपॉन यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है उसको हमने जो है यहाँ पे 30 ले लिया है, तो 30 के लिए हमने 30 स्टूडेंट के लिए फाइंड आउट किया था, तो ये 30 हो जाएगा। अगर आप 30 से ज़्यादा लेते हैं तो n जो है 30 अबव हो जाएगा। और इसको जब हम कैलकुलेटर के थ्रू से कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आई है जेड की 4.56। तो स्टेप नंबर 6 में अगर हम बात करेंगे, लास्ट हमारा जो है कंक्लूजन यहीं पास ही निकलेगा, आपको ध्यान से केयरफुली से यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 6 ये बोल रहा है कि इफ़ स्टेप 4.56 जो हमारा जो जेड की वैल्यू है वो 4.56 है, इज़ ग्रेटर देन स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 जैसे कि हम एक बार पिछले चले जाते हैं। स्टेप नंबर 4 जो कि हमारा जो यहाँ पे कैलकुलेट हमने किया था जेड स्कोर, है ना, तो जेड स्कोर जो हमारा यहाँ पे आपके पास वो वैल्यू जो है आपके बुक के पीछे ही मिलेगा आपको, जैसे कि लॉगरिथम का टेबल मिलता है वैसे ही जो है यहाँ पे टेबल आपको मिलेगा फॉर कॉई स्क्वायर टेस्ट, फॉर जेड टेस्ट, टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट
के लिए भी मिलता है, सारे टेस्ट के लिए आपको अवेलेबल मिलेगा। तो ये जेड टेस्ट के लिए भी वहाँ पे दिया रहेगा। तो हम जो है जेड टेस्ट के लिए 0.05 पर जो है हम देखेंगे जेड स्कोर कितना होता है, तो यहाँ पे 1.645 मिलेगा। तो हमारा स्टेप 4 में वैल्यू कितना आया है 1.645, और हमारे पास जो जेड की वैल्यू आई है वो कितनी आई, तो जेड की जो वैल्यू है वो है 4.56 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इफ स्टेप नंबर 5 मीन्स जेड इज ग्रेटर देन स्टेप नंबर 4, यानी कि वो वैल्यू है ना, तो वो जो है जो जेड का जो स्कोर वैल्यू है ऐसा अगर हम बोले तो अगर ये जो है क्या हो बड़ा हो तो ये रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो जो हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस हमने लिया था एट 0 वो रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं अभी जो हमारे पास जो जेड की जो वैल्यू आई है वो 4.56 है, और यहाँ पे जो है हमने देखा जेड का जो स्कोर वाला था वो कितना 1.645 था, 645 में। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो है हमारे पास क्या निकल गया, ग्रेटर देन ही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा H0 इज अ रिजेक्टेड, नल हाइपोथेसिस हमारा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अगर यही कंडीशन उल्टा हो जाता, इफ़ इट्स लेस देन स्टेप नंबर 4 यू कैन नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अगर हमारा जो है जस्ट उल्टा, यानी कि जो जेड की जो वैल्यू है वो क्या हो, लेस देन हो हमारे जो स्कोर जेड है की वैल्यू से, तब ये क्या हो जाएगा, जो हमारा नल हाइपोथेसिस Z0 है वो क्या होगा, नल हाइपोथेसिस जो है हमारा Z0 वो रिजेक्ट नहीं होगा, यानी कि वो क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हमारा जो राइट हो जाएगा, जो हमने जो हमारी परिकल्पना हमने जो हाइपोथेसिस लिया था वो सही हो जाएगा। तो इसी बेस पर आपको कैलकुलेट करना है, और मेन जो है आपका जेड की वैल्यू निकालना है। तो जेड की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपके पास फार्मूला अवेलेबल है, इसी फार्मूले से आप निकालेंगे। और जेड की जो स्कोर वैल्यू है वो आपके लॉग टेबल में दिया रहेगा, आपके पास जो है अवेलेबल होगा, तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं। यही चीज़ें जो हैं 2 सैम्पल्स के लिए भी हम देखेंगे, नेक्स्ट में देखेंगे कि कैसे हम जो है चलिए साथ में ही देख लेते हैं। जेड टेस्ट फॉर 2 सैम्पल्स, रिक्वायरमेंट्स है 2 नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट बट इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन। दो जो है नॉर्मली यहाँ पे देखते हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इंडिपेंडेंट्स ही होते हैं। तो सिग्मा इज नोन एंड फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास दिया गया है, जेड इज इक्वल्स टू x1 बार माइनस x2 बार, जैसे कि वहाँ पे x बार था तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स के लिए 2 डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे x1 माइनस x2 बार हो जाएंगे, माइनस यहाँ पे म्यू बार था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा म्यू 0, तो यहाँ पे जो है हो जाएगा μ1 माइनस μ2 हो जाएगा, यहाँ पे बार नहीं था μ0 था, अपॉन यहाँ पे होता है ये था सिग्मा अपॉन रूट ओवर एन ये था, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2, वेयर अब यहाँ पे देखते हैं सबका डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे दिया गया है, वेयर x1 एंड x2 आर द मीन्स ऑफ द 2 सैम्पल्स, 2 सैम्पल्स हमारे पास दिए गए हैं उन सबका क्या है वो मीन है, ये x1 माइनस x1 और x2, μ1 माइनस μ2 इज द हाइपोथेसाइज्ड डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन मीन्स, जो हमने जो लिया हुआ है उसका जो मीन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसका जो डिफरेंस है वो हो जाएगा μ1 माइनस μ2, एंड सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 पॉपुलेशन, दो पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 हो जाएगा, यहाँ पे जैसे कि पिछले में था, यहाँ पे 2 पॉपुलेशंस के लिए हैं, 2 डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एंड n1 n2 आर द साइजेस ऑफ द 2 सैम्पल्स, उनका साइज जैसे कि पिछले में हमने देखा था कि कितने साइज है हमारे पास, कितने सैम्पल्स हैं, तो वो नंबर जो है n था, यहाँ पे 2 पॉपुलेशन के लिए है, तो 2 अलग अलग पॉपुलेशन से हम कंपैरिजन विथ सॉल्व करेंगे तो 2 अलग अलग नंबर्स सैम्पल्स मिलेंगे हमें, तो ये n1 होगा एक n2 होगा। एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं हम, द अमाउंट ऑफ अ सर्टेन ट्रेस एलिमेंट इन अ ब्लड इज अ नोन vary with standard deviation of 14.1 ppm parts of millions for male blood donors and 9.5 ppm for female donors. Random samples of 75 male and 50 females donors at concentrations of 28 and 33 ppm respectively. What is the likelihood that the population means of concentration of the elements are the same for men and women? तो ये एग्जाम्पल्स में आपको समझ में आ ही गया होगा।
इसका जो है हम सॉल्यूशन देखेंगे। नल हाइपोथेसिस जैसे कि हमको पता है, हम Z0 लेते हैं, फर्स्ट हम मीन के लिए देख रहे हैं, तो H0 यहाँ पे फर्स्ट ये मीन हो जाएगा इज इक्वल्स टू सेकेंड μ2। यहाँ पे देखते हैं अगर इसका जो डिफरेंस है ना, यहाँ पे H हम दोनों को लेते हैं कि इसका जो डिफरेंस है μ1 माइनस जो μ2 है वो क्या हो, 0 हो। और नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम क्या लें, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो कि हम HA या H1 भी ले सकते हैं। HA μ1 नॉट इक्वल्स टू μ2। हमने यहाँ पे देखा, अभी हमने देखा कि दोनों का यहाँ पे जो है मीन जो है वो क्या हो, इक्वल हो, तब के लिए नल हाइपोथेसिस हमने लिया था। और जब यहाँ पे है ना, जब इक्वल लिए तो उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और अल्टरनेटिव यहाँ पे हाइपोथेसिस में लिया है कि अगर वो इक्वल ना हो तो उसका डिफरेंस भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बाय डेफिनेशन ऑफ, बाय फॉर्मूला ऑफ यहाँ पे Z टेस्ट से देखते हैं। Z इज इक्वल्स टू 20, जैसे क्वेश्चन में दिया ही गया है, 28 μ1 है यहाँ पे। और ये जो है, सॉरी ये जो है हमारा जो है यहाँ पे क्या है, ये जो है x1, एक मिनट में चलिए, x1 बार माइनस x2 बार, तो x1 हमारा यहाँ पे है 28 एंड x2 हमारा यहाँ पे 33। और यहाँ पे होता है फिर μ1 माइनस μ2, तो μ1 माइनस यहाँ पे हम दोनों को इक्वल ले लिया है क्योंकि नल हाइपोथेसिस में, तो उसका जो डिफरेंस होगा क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, तो यहाँ पे हो गया 0 अपॉन सिग्मा 1 स्क्वायर, जिसकी क्वेश्चन में दे दिया गया है स्टैंडर्ड डिविएशन फर्स्ट पॉपुलेशन के लिए वो है 14.1, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। एंड सेकंड का है 9.5, उसका होल स्क्वायर अपॉन ये 75 सैंपल के लिए दिया गया था, एंड 70 ये जो 50 सेकंड सैंपल के लिए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -5 अपॉन, ये आएगा √ओवर में 2.65 प्लस 1.81। ये आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल रहेगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर इन एग्ज़ाम। तो यहाँ पे जो है इसको हमने जब कैलकुलेट किया तो Z की जो वैल्यू आई है वो है -2.37। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि Z की वैल्यू कितनी आई है, -2.37। अब हम यहाँ पे देखते हैं दी कंप्यूटर Z वैल्यू इज नेगेटिव बिकॉज, है ना, अभी हमने देखा कि -2.37 आया है। लार्जर मीन फॉर दी फीमेल्स वॉज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस स्मॉलर मीन्स ऑफ मेल्स, but the order of the samples in these computations is arbitrary. It could be opposite order, in which cases Z would be 2.37 instead of -2.37 and extend Z score from the alpha level। हमने भी है ना, ये हमारा जो Z इज इक्वल टू आया है -2.37 आया है, और अभी हम जो है Z स्क्वायर के थ्रू से देखेंगे तो Z कितना आता है, तो यहाँ पे है वो है 5% पे है, इसका 1.54 है, 1.654 है। और Z की वैल्यू को मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे -2.37 है। तो इन दोनों से हम कंपैरिजन कराएंगे कि कौन सी वैल्यू जो है कंपेरिजन का, यहाँ पे देखेंगे कौन सा ग्रेटर देन कौन सा लेस देन है। तो यहाँ पे हमें जो है मिलेगा, अभी जैसे कि मैंने बताया था कि Z0 जो है ना, यहाँ पे अभी हम एक बार और लिख लेते हैं, यहाँ पे Z इज इक्वल टू हमारा है, Z इज इक्वल टू है हमारा -2.37, और ये हमारा जो है अभी जो ZS जो है स्कोर से हमने देखा वो है हमारा 1.654। ये आपके पास क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको किस परसेंट पे निकालना है, तो आप उस परसेंट के हिसाब से देखेंगे स्कोर वैल्यू से, तो ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है वैल्यू मिला है। अब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो Z, अभी हमने बताया था कि Z अगर ग्रेटर देन हो ZS से, तो यहाँ पे क्या होता है, नल हाइपोथेसिस जो है यहाँ पे होता है एक्सेप्टेबल होता है। और यहाँ पे अभी हम सेकंड देखे थे कि Z अगर लेस देन हो ZS से, तो यहाँ पे क्या होता है, वो रिजेक्टेड होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस जो है विल लीड टू रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस। यहाँ पे जो है हमने देखा कि वो जो है यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन नहीं है, सिर्फ लेस देन ही है, तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने Z टेस्ट का यहाँ पे क्वेश्चन भी सॉल्व करिए। और किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, जैसे कि मेडिकल फील्ड्स में हो, मेडिसिन बनाने के टाइम पे इसका यूज़ किया जाता है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का, कि हम जो है कितनी मात्रा में कितना मेडिसिन लें, तो उसका टेस्ट के लिए किसी मशीन किसी भी बहुत बड़े बड़े पॉपुलेशन के लिए आप अगर निकालना चाहें, फैक्ट्रीज वगैरह में निकालना चाहें, जैसे कि हमने देखा है अपने प्रिंसिपल्स जो एक स्कूल्स का पॉपुलेशन इंटेलिजेंस निकालता है, एवरेज इंटेलिजेंसी, तो उसके लिए भी इस टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। बहुत जगह पे ये जो है जब लार्ज नंबर सैम्पल्स हो तब ये इसके लिए यूज़ होता है। तो आप जो है केयरफुली इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।